करंटली आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। 12th के साथ मैंने जो मेरा अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे -14। रोटेशन है, रोटेशन से बिल्कुल ऐसे डर लग जाता था कि मॉक टेस्ट अगर पहली बात तो देता नहीं था। अगर फर्स्ट ड्रॉप हुआ है, सेकंड ड्रॉप हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ ये चक्कर चलता रहेगा जब तक आपने ये गलतियां नहीं सुधारी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 के अंदर, इतना अच्छा दिन था वो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 150 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो? हेलो गाइस, माई सेल्फ निशांत। करंटली आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर और मेरा सिलेक्शन 2022 में हो गया था। तो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मेरे फिजिक्स के अंदर 150 प्लस मार्क्स आए थे। और मेरा जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस साल मेरे मतलब जो कि मेरे 12th के साथ मैंने जो मेरा अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे -14। हाँ बिल्कुल -14। अब मैं -14 से +150 तक कैसे पहुंचा? तो मैंने जब मेरा 2019 के अंदर स्कूलिंग हुई थी तो उस साल क्या मेरा जो स्कूलिंग अपने स्टेट बोर्ड से थी, और स्टेट बोर्ड के अंदर आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो होता है उस पर फोकस नहीं किया जाता, फोकस होता है ओनली डेरिवेशंस पे और थ्योरी पे। तो एक तो वहाँ पे वैसे ही लैग कर जाता है स्टेट बोर्ड का बच्चा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मेरा दोस्तों की पीयर प्रेशर के साथ साथ मैंने अपना नीट का फॉर्म भर दिया। तो नीट का फॉर्म भरा तो वहाँ जाके एक तो ये नहीं पता था कि किस चीज़ को पहले सॉल्व करनी है, किस चीज़ को बाद में सॉल्व करना है, तो उसमें पूरा होच पोच हो गया। और एंड आई लैंड अप -14 इन फिजिक्स। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मुझे उस समय दुख था कि यार मैं इतना बुरा भी नहीं करके आया था। लेकिन कुछ नहीं, एक करेक्ट स्ट्रेटेजी और गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से इतना ये सब तो होता रहता है। ठीक है, तो फिर रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद घर वालों ने बोला कि अब कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए। मैं नीट की कोचिंग के लिए जयपुर गया। जयपुर में जो कोचिंग के अंदर काउंसलर्स बैठे रहते हैं, तो उन्होंने मैंने ऐसे बोला उनको कि सर मेरे को नीट के लिए एडमिशन लेना है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको नीट के लिए एडमिशन लेना है? तो उनमें से एक किसी ने मेरे से पूछ लिया कि अच्छा आप नीट के लिए एडमिशन ले रहे हो तो आप नीट की फुल फॉर्म बताओ। तो मैं वो फुल फॉर्म भी नहीं बता पाया। तो आप में से कुछ लोग ऐसे मेरे साथ रिलेट कर सकते हो कि जो थोड़े मतलब गांव के इलाके से आते हैं और उनको इतना सब नॉलेज नहीं रहता। तो मैं भी वैसा ही स्टूडेंट था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एडमिशन लिया, एक ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप लिया, ऐसे इंक्रीज होते गए। तो ये सारी चीज़ को मैं आपको कंक्लूड करके एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आपके मार्क्स को इंक्रीज करना है। देखो ये लूप है। ड्रॉपर्स क्या सोचते हैं हमेशा कि अब की बार ये गलती रह गई, कोई बात नहीं, अगले साल सुधार के और फिर मैं वापिस सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लूप है, चलता जाता है और ये दलदल की तरफ फंसता जाता है एक ड्रॉपर। फिर बाद में लास्ट में यही आता है कि छोड़ो अब। तो आपको ये इस लूप में पढ़ना ही नहीं है। अगर मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो गलतियां हैं उनसे आपको सीखना चाहिए। और मैं मेरी सारी गलतियों को भी लिख के लाया हूँ, आपको एक एक गलतियां बताऊंगा। अगर आपने एक सारी गलतियों पे काम किया तो आपको भी कोई भी नहीं रोक सकता आपकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ड्रीम सीट को पाने से। ठीक है, तो फिर बाद में 2021 में भी मेरी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो गई थी। लेकिन उसके बाद सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने मेरा एनालिसिस किया, मैंने सोचा कि मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, मेरे को क्या क्या गलतियाँ की मैंने। तो उसमें मेरे को पता चला कि एक तो मेरे कॉन्सेप्ट ही कुछ टॉपिक्स है जो कुछ तो उनसे तो मेरे को डर लग जाता था। जैसे रोटेशन है, रोटेशन से बिल्कुल ऐसे डर लग जाता था कि अरे ये तो क्या ही है, इसके क्वेश्चंस क्या, इक्विलिब्रियम से है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक रह गए थे। तो एक तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया और मैं क्या कर लेता था कि फॉर्मूलेस को रट लेता था, समझने का कोई काम नहीं था। तो फिर फॉर्मूले अगर ऊपर नीचे हुए तो वो वैसे ही सॉल्व नहीं होते थे। PYQs को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देना था, PYQ इग्नोर। और फिर मॉक टेस्ट अगर पहली बात तो देता नहीं था। अगर मॉक टेस्ट दिया तो उसका कोई एनालिसिस नहीं किया, तो फिर उस मॉक टेस्ट को देने का कोई फायदा रह नहीं जाता है ना। और सबसे बड़ी गलती तो ये करता था कि मैं ना अपनी गलतियों से भागता था। अगर कोई मेरे को बता भी देता था ना कि तेरी ये गलती है, तो मैं उसी को ही लड़ देता था कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, ऐसे वैसे सब। तो आप में से 80% लोग यही कर रहे हो। जो ड्रॉपर्स है वो भी अभी यही कर रहा है, जिसका फर्स्ट ड्रॉप हुआ है, सेकंड ड्रॉप हुआ है। और मैं बता रहा हूँ ये चक्कर चलता रहेगा जब तक आपने ये गलतियां नहीं सुधारी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपनी गलतियों पे काम करो। एक टाइम ऐसा आएगा फिर आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, अब गलतियां खत्म हुई, अब मुझे एक अच्छे से रूटीन और अच्छे से रोड मैप पे चलना है जिससे मैं आगे वही गलतियां ना करूं। तो वो सारी गलतियां आप नोट करो और उनको आगे से फॉलो मत करो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बार बार एक ही सेम गलतियां क्यों रिपीट करूं। इसकी वजह से क्या हो रहा था, सेम गलतियां रिपीट हो रही थी, उसकी वजह से मेरा ड्रॉप्स का नंबर बढ़ रहा था और मेरे साथ वाले सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे। तो एक गिल्ट रह जाती है अंदर से कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं भी तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो कर रहा था लेकिन हार्ड वर्क कर रहा था, स्मार्ट वर्क नहीं। एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा था।
दूसरों की गलतियों से नहीं तो कम से कम अपनी खुद की गलतियों से तो सीखना चाहिए इंसान को। फिर बाद में टर्निंग पॉइंट आया और मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 के अंदर। हमारे प्यारे शैलेंद्र तंवर सर, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, फिजिक्स के किंग, मेरे को जिनकी सबसे बेस्ट फिजिक्स लगी और जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, पहले एलन में पढ़ाते थे, अब अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। मैं तो फैन था इनकी फिजिक्स का। और हमारे प्यारे एनवी सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, देखो दो ही चीज़ सबसे खतरनाक होती है, एक तो फिजिक्स और एक फिजिकल। तो ये दो लेजेंड मिल गए थे मेरे को तो। और आपकी ज़िंदगी में भी सबके अलग अलग लेजेंड होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़े लेजेंड थे। मेरे को इनकी वजह से ही सिलेक्शन हुआ है मेरा, नहीं तो नहीं हो पाता। और ये विक्ट्री सेलिब्रेशन की है तो ये थोड़ा मेरे लिए मोटिवेटिंग है, आपके लिए मोटिवेटिंग है। आपको भी ऐसे विक्ट्री सेलिब्रेशंस में बुलाया जाएगा बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको मौका मिलेगा कि इतने बड़े बड़े टीचर्स के साथ फोटो वोटो खिंचाने का, इनके साथ एंजॉय करने का। मैं क्या ही बताऊं, मतलब इतना अच्छा दिन था वो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं अब लास्ट में अब आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको सारा मतलब 150 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। देखो किसी भी एक टीचर्स को पकड़ के और उसे उन टीचर्स के सबसे पहले कंप्लीट लेक्चर्स लो और जो भी डाउट है उसको सबको हाथों हाथ क्लियर करो। जिससे क्या होगा, एक तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा उस टॉपिक का। ठीक है, बेस स्ट्रांग होने के साथ बाद फिर जिससे भी आप कोई भी, मैंने जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, वैसे आप क्या सबका अलग अलग होता है। तो आप किसी भी बुक से या फिर आपकी मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल्स को समझो कि अच्छा मैंने इसमें ये फॉर्मूला लगाया तो क्यों लगाया, रीजन, जिससे और क्या है कि आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस टाइप के फॉर्मूले से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है अपन को कि हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स है उन पे फोकस रखना है। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने खुद ने भी अपने निकाल रखे हैं और अगले वीडियो के अंदर आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की पूरी पीडीएफ में बताऊंगा, तो आप उस वीडियोस को जरूर देखना। उससे क्या होता है कि जिसका ज्यादा वेटेज होता है उसमें तो अपन को गलती करने के चांसेस नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा एक्यूरेसी आएगी और सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है अपना पॉइंट पीवाईक्यूज तो छोड़ना ही नहीं है। मिनिमम से मिनिमम 5 साल पुराने पीवाईक्यूज तो मिनिमम से मिनिमम हर बच्चे को करने चाहिए। उसके साथ साथ मैं तो रिकमेंड करूंगा जेई के जो पेपर्स होते हैं उनको भी अपन को फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आराम से प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि ये रिपीट हो जाता है। इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, उस साल मैंने भी मेरे जेई के जो उस साल के जेई के पेपर्स थे उनको सॉल्व किया था और मैं, आप मानोगे नहीं, कुछ सवाल तो ऐसे थे जो डिट्टो आते हैं सेम टू सेम। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उतना ज्यादा हाई लेवल नहीं होता। पीवाईक्यूज जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेस्ट है। और पीवाईक्यूज से आपको क्या समझ में आ जाएगा, उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जिस टॉपिक से रिपीटेडली बार बार हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये पता चल जाएगा और ब्रेन आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएगा। फिर ऐसे ही सॉल्व नहीं होता है, तो ब्रेन को क्या है कि अपन को बार बार प्रैक्टिस करके ट्रेन करना पड़ता है उसके एग्जाम फॉर्मेट में। मैं तो बता रहा हूँ अभी से आप सभी है ना, जो जैसे 2 से 5 का पेपर होता है तो 2 से 5 के अभी से ही नियम बना लो 3 तारीख तक, 3 मई तक, कि आपको 2 से 5 के बीच में तो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या तो टेस्ट देना या एक्टिवली चीजें करनी है, जो एक्टिवली जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो वो सारी चीजें करनी है, जिससे आपका दिमाग अल्ट्रा एक्टिव रहेगा 3 मई के दिन। फिर फोर्थ पॉइंट आता है अपना फास्ट कैलकुलेशंस। अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, आप अप्रोक्स में सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन अप्रोक्स में कि लगभग इतना हो जाएगा, ऑप्शंस में एलिमिनेशन होगा ऑप्शंस को, या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन यूनिट एंड डायमेंशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, डायमेंशंस कैलकुलेट करके, तो वो सारी वैल्यू को कहाँ पुट करना है, ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक्स जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा हो जाएगी। और फाइनल में अपने पास MR स्टार तो है ही। MR सर को तो सभी जानते होंगे, PW में पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब ट्रिक्स के मामले में MR सर बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो इनसे ऑफलाइन में पढ़ा था थोड़ा सा, आकाश में फिर ये छोड़ के चले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम दूसरे टीचर्स पे शिफ्ट हुए थे। फिफ्थ पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यही गेम चेंजर होता है। पहले आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, पहले मॉक टेस्ट दो, फिर उसका एनालिसिस करो, या तो टेस्ट ही मत दो। अगर टेस्ट दे रहे हो तो
उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करोगे? तो पहले आपने मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद दुगना टाइम मतलब ट्वाइस टाइम जितना भी आपने उसको एनालिसिस करने में लगाओ। उससे क्या पता चलेगा कहाँ आपने सिली मिस्टेक्स की या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर्स थे, फॉर्मूला याद नहीं था, टाइम का प्रेशर था, क्या भूले आप, और जो भी न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है। अब जो भी नया कॉन्सेप्ट मिला आपको, जैसे आपने पेपर का एनालिसिस किया तो उसको अपने मेन जो नोट्स है उसके अंदर ऐड कर लो। जब भी आप जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो उससे क्या है, आपको आपकी गलतियां भी याद आएंगी कि अच्छा उस दिन मेरे से ये गलतियां हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ गलती करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर गलती करता हूँ। देखो नीट का जो पेपर होता है ना, ये थोड़ा याद करना बेसिस होता है। ये जेई के तरह नहीं है कि आपको कुछ नया ही आ जाएगा, रिपीटेड चीज आएंगी। और अगर आपने वो पैटर्न फिक्स कर लिया ना आपके दिमाग में, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आराम से। मतलब उतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब मैं कर सकता हूँ, मेरे -14 थे, तो आप तो आराम से कर ही सकते हो। अब मैं आपको फाइनल पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि है आपके सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने का ऑर्डर, कि किस सब्जेक्ट को मुझे पेपर में पहले अटेम्प्ट करना है और किस सब्जेक्ट को बाद में। तो जैसे मेरे लिए पर्सनली बायोलॉजी पहले करता था मैं, फिर बाद में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था और फिजिक्स अटेम्प्ट करता था, और मैक्सिमम ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी फिजिक्स को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उनको केमिस्ट्री को बाद में अटेम्प्ट करते हैं। और क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूंगा। स्टे ट्यून्ड, आप जरूर देखना। मतलब उसे आप सभी अगर ये 6 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके भी 150 प्लस आसानी से आ सकते हैं। फाइनल मैसेज मैं आपको ये देना चाहूंगा कि अगर आप अभी नेगेटिव या लो स्कोर ला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत है। आपको धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। एक समय पे मैं भी वही था, लेकिन उससे -14 से अगर मैं +150 पे पहुंचाऊं तो आप भी आराम से पहुंच सकते हैं। बस आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो, उनको पहचानो और मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करो। एनालिसिस करना मस्ट है, और नोट्स को, और जो भी गलतियां हैं उनको नोट्स में अब ऐड ऑन करते रहो, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। अगर आपको मेरी जर्नी रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट करो फिजिक्स कमबैक, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वहाँ पे लगभग 10 बजे 10 PM पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।